नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के छठे अध्याय केंद्र सरकार, उसमें अध्ययन बिंदु संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो बनती है, इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं एक अध्ययन बिंदु संसद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 से लेकर और 123 अनुच्छेद तक जो है एक प्रकार से संसद का वर्णन दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 79 में तो व्यवस्थापिका की बात की गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक प्रकार से अंग उसके आते हैं। दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा उसके, और जो कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये बात है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है राज्यसभा नामक जो उसका सदन है व्यवस्थापिका का, उसकी बात आती है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान दिया गया है, यानी लोकसभा क्या है, कैसे उसके जो है सदस्य चुने जाते हैं, वो सारी बातें जो है प्रकार से अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है प्रकार से वर्णित हैं। तो सबसे पहले अपने व्यवस्थापिका के अंतर्गत आने वाली जो है महत्वपूर्ण जो है एक जो संस्था जिसका नाम है राज्यसभा, इस पे अपने अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राज्यसभा अनुच्छेद 80वें जो अपने वर्णित है। ये तो इसके जो है उपनाम इसके जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है राज्यसभा को। इसको उच्च सदन भी कहा गया है, वरिष्ठ सदन कहा गया है, इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। अब इसको क्यों कहते हैं ऐसा? उच्च सदन कहने का मतलब ये है क्योंकि इसके जो सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और इसकी 30 वर्ष है, इसलिए इसको उच्च यानी बड़ा सदन कहा गया है। वरिष्ठ भी अपने आप में हो गया क्योंकि बड़े लोग हैं इसमें, और ज्यादातर जो है अपने जो है क्षेत्र के कुछ योग्यता प्राप्त जो है कुछ सदस्य इसके जो है सदस्य होते हैं, इसलिए जो है ये वरिष्ठ सदन हो गया। स्थायी सदन ये इसलिए है क्योंकि ये जब से बना है 1952 से, और तब से लगातार जो है चला आ रहा है। प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसके स्थान पे नए सदस्यों की भर्ती हो जाती है, नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, भर्ती नहीं कह सकते, निर्वाचन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो है जब से बना है तब से अब तक जो है इसको जो एक प्रकार से भंग नहीं किया गया है। जैसे लोकसभा तो समय से पूर्व बहुमत न हो तो समय से पूर्व भंग हो सकती है, अन्यथा 5 वर्ष बाद उसको जो है भंग किया जाता है, और जबकि राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए स्थायी सदन हो जाता है। इसकी कुल सदस्य संख्या की यदि बात करें तो सन 2026 तक 250 से अधिक इस नहीं हो सकती है। 2026 तक ये एक प्रकार से जनसंख्या के हिसाब से यदि बात करें तो, लेकिन वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है वो 245 निर्धारित की गई है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की जो एक प्रकार से जो संख्या है वो 245 है, ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। मैक्सिमम 250 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 245 वर्तमान में है। अब राज्यों के एमएलए द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या है 233, याद रखेंगे 233। तो राज्यों के एमएलए द्वारा जो है निर्वाचित सदस्य संख्या है इन 245 में से, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो है उनकी संख्या है 12। तो 233 प्लस 12 बराबर 245 सदस्य वर्तमान में है। अब ये जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये कौन हो सकते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल आदि के प्रतिष्ठित सदस्य जो है उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का जो एक प्रकार से नाम आता है, जैसे हेमा मालिनी राज्यसभा की सांसद रही हैं, और उसके अलावा जो है एक प्रकार से रेखा जो एक्ट्रेस हैं वो राज्यसभा सदस्य रही हैं, और जया बच्चन हैं जो कि अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, तो वो भी एक प्रकार से राज्यसभा सांसद एक प्रकार से रह चुकी हैं। तो जो कि सिनेमा के अंतर्गत जो यानी मनोरंजन के अंतर्गत आने वाली जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण वो सदस्य हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ रखा गया है। साहित्य कला के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे एक प्रकार से साहित्यकारों को भी इसमें स्थान मिला है। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को, समाज सेवा में जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी जो है एक प्रकार से मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। खेल के क्षेत्र में यदि बात करें तो हमने देखा है सचिन तेंदुलकर भी जो है राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो जो कि दिखाता है कि खेल, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में प्रकांड जो विद्वान होते हैं, ऐसे लोगों को जो एक प्रकार से प्रतिष्ठित लोगों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा जो है इस राज्यसभा के सदस्य के तौर पे किया जाता है। कुल सदस्य संख्या इनकी 12 होती है। तो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
और निर्वाचित एमएलए जो द्वारा जो सदस्य संख्या है वो 233। तो कुल मिलाकर जो है एक प्रकार से 245 सदस्य जो है वर्तमान में एमपी के तौर पे या राज्यसभा सांसद के तौर पे जो है भारत की संसद में विराजमान हैं। अब आगे बात आती है कि अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति इन लोगों को मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं इनको, अब इनका निर्वाचन किस तरीके से होता है, तो काफी महत्वपूर्ण निर्वाचन की जो इनकी प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे राज्यों के एमएलए जो निर्वाचित एमएलए जो होते हैं, राज्यों के निर्वाचित एमएलए, जैसे अपने राजस्थान में 200 निर्वाचित एमएलए हैं, तो इन राज्य के निर्वाचित एमएलए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन जो है 233 जो सदस्य हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनके चुनाव में भाग लेते हैं, इन एमपी के चुनाव में, राज्यसभा के सांसदों के जो है चुनाव में। जनता डायरेक्ट जो है एक प्रकार से इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जनता डायरेक्ट इनमें जो है एक प्रकार से प्रत्यक्ष मतदान नहीं करती, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है। फिर बात आती है राज्यसभा का एक एमपी जो है, यानी राज्यसभा का एक जो सांसद है वो उस राज्य के 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये याद रखने वाली बात है। राज्यसभा का जो एक सदस्य होता है, एक एमपी या एक सांसद जो होता है, वो उस राज्य में, जिस राज्य में वो चुना जा रहा है, उस राज्य के 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा बात आती है कि राज्य में जो है एक प्रकार से कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा कहाँ हैं, और राजस्थान में खास तौर पर याद रखेंगे। तो याद रखेंगे सर्वाधिक जो राज्यसभा के सदस्यों की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें, 245 में से 31 सीटें जो है एक प्रकार से राज्यसभा की यूपी में से निर्वाचित होती हैं। उसके बाद में जो है महाराष्ट्र में 19, और राजस्थान के लिए बात करें तो 10 सीटें, ये याद रखेंगे, राजस्थान में से 10 सीटें राज्यसभा के अंतर्गत चुनी जाती हैं। उसके अलावा बात आती है इनके कार्यकाल की। तो याद रखेंगे राज्यसभा के सांसदों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष जो है इनके राज्य की जो है राज्यसभा के कार्यों सदस्यों का जो है कार्यकाल है। प्रति 2 वर्ष बाद जो है क्या होता है कि 1/3 सदस्य जिनका 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो ऐसे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण बात है ये, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे। उसके बाद में बात आती है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, अर्थात राज्यसभा के सभापति का मतलब ये है कि राज्यसभा में कौन सा सदस्य जो है इसका मुखिया होता है। तो याद रखेंगे राज्यसभा के जो सभापति है वो पदेन सभापति का पद उपराष्ट्रपति के पास होता है हमेशा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये उपराष्ट्रपति जो है राज्य कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का सभापति यानी मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो एक प्रकार से जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, जिनका नाम है वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। उपसभापति का जो एक प्रकार से जो निर्वाचन है वो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं अपने में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति का जो है निर्वाचन कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वो बाकी तो सेम ही है कि संसद में जो एक प्रकार से इनकी जो योग्यताएं जो निर्धारित की जाती हैं संसद द्वारा समय समय पर, वो योग्यताएं वो पूरी करते हों, भारत के नागरिक हों, पागल दिवालिया न हों, ये तो है ही हैं। इनके अलावा जो है क्या है कि किसी आपराधिक जो है प्रवृत्ति में जो है वो शामिल न हो, उनके ऊपर कोई ऐसा अपराध जो है न गंभीर आरोप न लगा हो ऐसा व्यक्ति। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है राज्यसभा के सदस्यों की आयु जो आपको याद रखनी है, तो उनकी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष न्यूनतम एक प्रकार से क्या है कि आयु योग्यता है जो राज्यसभा के सदस्यों की होती है। इनको शपथ दिलवाने का काम जो है उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही कौन है, उपराष्ट्रपति है, इसलिए उनको शपथ दिलवाने का काम भी जो है उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के अधिवेशन जो है किस तरीके से होते हैं, तो वैसे देखने वाली बात यह है कि एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे राज्यसभा के जो अधिवेशन है वो एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकते, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम जो है अधिवेशन 1 वर्ष में 2 होने अनिवार्य हैं, 6-6 महीने के गैप में।
लेकिन मुख्य तौर पे भारत में यदि बात करें तो 3 अधिवेशन जो है मुख्य तौर पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शीतकालीन अधिवेशन सत्र जिसको बोल देंगे, दूसरा है मानसून अधिवेशन यानी मानसून सत्र, और तीसरा है बजट अधिवेशन यानी बजट सत्र। तो 3 अधिवेशन जो एक प्रकार से राज्यसभा द्वारा जो है वो किए जाते हैं। उसके अलावा जो है बात आती है राज्यसभा के सदस्यों की या राज्यसभा की खुद की जो है मुख्य शक्तियां क्या हैं। तो 2 ही अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा के महत्वपूर्ण शक्तियों के तहत आपको याद रखने हैं। उसके अलावा उसकी बहुत सारी कार्यपालिका और सामान्यकालीन शक्तियां हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि जो आपको याद रखनी है वो आती है उनकी एक प्रकार से जो 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत उनकी शक्तियां। नंबर 1 आती है अनुच्छेद 249, ये आपको याद रखना है। 249 जो है अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है आर्टिकल से। क्या कहा गया है इसमें? लिखा कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। यानी जिस तरीके से भारत की जो है टोटल कार्यों को, यानी जो सरकार द्वारा किए जाएंगे या संविधान द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो इसमें जो राज्य सूची के जो 61 विषय हैं वर्तमान में, इन 61 विषयों में से यदि राज्यसभा को लगे कि कोई एक अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत आ सकता है तो उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने की पावर राज्यसभा के पास होती है, जो अनुच्छेद 249 में वर्णित है। अच्छी तरह से याद कर लेंगे इसको। उसके अलावा बात आती है अनुच्छेद 312 की। तो इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अखिल भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं उनकी जो है एक प्रकार से स्थापना राज्यसभा द्वारा ही अनुच्छेद 312 के अंतर्गत की गई है। तो अच्छी तरह से इसको भी याद कर लेंगे कि अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है बात है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने लोकसभा किस तरीके से जो है निर्वाचित होती है, लोकसभा के सदस्य कैसे कैसे चुने जाते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। एक लेंथी जो है एक प्रकार से ये टॉपिक है, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इसमें जो प्रश्न है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रश्न एक तो ये है कि राज्यसभा के सदस्यों राज्यसभा का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 80 में इनका वर्णन दिया गया है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तीनों उपनाम। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो 245 है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो ये याद रखेंगे 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, किस आधार पर किया जाता है, तो राज्यों के निर्वाचित एमएलए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन करते हैं, ये भी अपने याद करेंगे। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य इसके रिटायरमेंट हो जाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल सीटें 10 निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद के पास होता है। उसके अलावा जो है बात आती है इसकी न्यूनतम आयु योग्यता जो है आपको याद रखनी है, तो न्यूनतम आयु योग्यता जो है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम उपराष्ट्रपति के पास होता है। 3 अधिवेशन जो है होने जरूरी होते हैं, होते हैं वैसे 2 होने जरूरी हैं, 6 माह का अंतर नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अमूमन 3 जो है एक प्रकार से क्या है कि अधिवेशन हो जाते हैं राज्यसभा के जो है 1 साल के अंतर्गत। उसके बाद में राज्यसभा की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, और अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा जो है वो क्या करती है जी, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, उनका निर्माण है, उनकी स्थापना कर सकती है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो है अध्ययन बिंदु हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।